हेलो स्टूडेंट्स, आज ऑपरेटिंग सिस्टम के हम लोग छठे लेक्चर में पढ़ेंगे शेड्यूलर। इसमें देखेंगे शेड्यूलर क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शेड्यूलर होता क्या है, इसका काम क्या होता है। तो शेड्यूलर का बेसिकली यही काम होता है, किसी एक प्रोसेस को एक क्यू से उठाकर दूसरे क्यू में रखना है। जैसे अभी पिछले क्लास में आप लोग को बताया गया है कि 3 तरह के शेड्यूलिंग क्यू होते हैं, जो कि पहला होता है जॉब क्यू, रेडी क्यू और डिवाइस क्यू। तो शेड्यूलर जो होता है वो उसी में यूज होता है। उसमें क्या इसका यूज होता है कि वह एक क्यू से उठाकर, जैसे हमारा जॉब क्यू है तो प्रोसेस को जॉब क्यू से उठाकर रेडी क्यू में रखना, रेडी क्यू से उठाकर डिवाइस क्यू में रखना, डिवाइस क्यू से रेडी क्यू में रखना। मतलब एक प्रोसेस को एक स्टेट से एक क्यू से उठाकर दूसरे क्यू में रखने का जो काम होता है वो शेड्यूलर का होता है। शेड्यूलर के एक तरीके से हम स्पून भी कहते हैं, चम्मच भी। चम्मच का काम क्या होता है, किसी चीज़ को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखना, स्थानांतरित करना। तो वैसे ही शेड्यूलर का काम क्या होता है, ये प्रोसेस को स्थानांतरित करता है। किसी प्रोसेस को शेड्यूलर के माध्यम से एक शेड्यूलिंग क्यू से दूसरे शेड्यूलिंग क्यू में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक, किसी प्रोसेस को जॉब क्यू से उठाकर रेडी क्यू में रखना ये इसका मुख्य काम होता है। मतलब जो हमारा जॉब क्यू होता है, जो सेकेंडरी मेमोरी होता है, वहाँ से प्रोसेस को उठाएगा, और जो रेडी क्यू होता है, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी होती है, वहाँ पर क्या करेगा, ये प्रोसेस को रख देगा। ये होता है शेड्यूलर का मेन काम। तो डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, इसके टाइप सब बता दे रहे हैं। शेड्यूलर कितने टाइप्स के होते हैं? शेड्यूलर 3 टाइप्स के होते हैं। पहला लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। दूसरा होता है मीडियम और तीसरा होता है शॉर्ट टर्म। अब इन सब के बारे में देखेंगे हम लोग। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है, इसका काम क्या होता है। फिर जो मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है ये क्या होता है, ये उससे अलग क्यों है, और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है। जो पहला है, इसको हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हो, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो होता है वो क्या करता है, इसका मेन काम जो होता है, जो सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होती है वहाँ से प्रोसेस को उठाकर रेडी क्यू में रख देता है। मतलब जॉब क्यू से कोई प्रोसेस उठाएगा और रेडी क्यू में रख देता है, इसका यही काम होता है। इसका डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। इसका काम जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, ये प्रोसेस को जॉब क्यू से उठाकर रेडी क्यू में रख देता है, स्थानांतरित करता है। मतलब जो भी हमारा जॉब क्यू में रहेगा, जो सेकेंडरी मेमोरी में प्रोसेस रहेगा, उसको उठाकर प्राइमरी मेमोरी में रख देगा। मतलब जॉब क्यू में क्या रहता है, जितने भी प्रोसेस को हमें एग्जीक्यूट कराने हैं, मान लीजिए हमारे पास 15 प्रोसेस हैं, 15 को एग्जीक्यूट कराना है, तो ये 15 हमारे सेकेंडरी मेमोरी में रहेंगे, और जो प्राइमरी मेमोरी रहती है उसमें वही रहते हैं जो अभी रेडी स्टेट में, मतलब एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हैं। तो यहाँ मान लीजिए 5 है, यहाँ 15, यहाँ 5 है। तो ये यहाँ से जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, यहाँ से ये प्रोसेस को उठाएगा और प्राइमरी मेमोरी में रखेगा। जो जॉब क्यू से है यहाँ से उठाकर हमारा शॉर्ट क्यू में जॉब क्यू से रेडी क्यू में रखेगा, कि वो अब प्रोसेस जो है एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हो चुका है।
ये होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम। दूसरा जो होता है वो है मीडियम टर्म, इसको देख लेते हैं। मीडियम टर्म शेड्यूलर जो होता है हमारा, वो क्या करता है, तो मीडियम टर्म शेड्यूलर जो होता है ये किसी प्रोसेस को उसके एग्जीक्यूशन के दौरान रोक कर उसे रेडी क्यू में भेजना या फिर किसी प्रोसेस के मुख्य मेमोरी अस्थायी रूप से रखना और थोड़ी देर बाद पुनः उसे भेजी गई प्रोसेस को दोबारा क्रियान्वयन करना, ये सब काम मीडियम टर्म शेड्यूलर करता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी प्रोसेस को उसके एग्जीक्यूशन के दौरान रोक कर उसे रेडी क्यू में भेजना। जैसे अभी जो पहला बताए हैं, यहाँ पर देख लीजिए प्रोसेस का स्टेट जो है पिछले लेक्चर में बताए थे। तो यहाँ मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम ये होता है, किसी भी प्रोसेस जो होता है एग्जीक्यूशन के दौरान जब एग्जीक्यूट करने वाला रहता है उसी के दौरान उसको रोक कर रेडी क्यू में, जो रेडी क्यू होता है जहाँ से वो रेडी होता है रन करने के लिए, रेडी क्यू में भेजना या किसी प्रोसेस को मुख्य मेमोरी में अस्थायी रूप से रोकना। ठीक, अस्थायी रूप से रोक देगा और थोड़ी देर बाद पुनः उस भेजी गई प्रोसेस को दोबारा एग्जीक्यूट कराना। यहाँ पर जो प्रोसेस भेजा है उसको अस्थायी रूप से रोक दिया, फिर थोड़ी देर बाद उसे एग्जीक्यूट कराएगा। ये होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम, जिसे स्वैपर भी कहते हैं। स्वैपर का मतलब क्या होता है, स्वैप करना। तो अभी ये क्या किया है, स्वैप किया, यहाँ का जो प्रोसेस है उसको स्वैप कर दिया यहाँ, फिर थोड़ी देर बाद ये प्रोसेस यहाँ स्वैप कर दिया, तो इसको स्वैपर भी कहते हैं कि एक प्रोसेस को दूसरी जगह स्वैप किया फिर उसको वहीं पर स्वैप कर दिया। अब तीसरा जो हमारा होता है वो होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो होता है वो सीपीयू शेड्यूलर भी उसको कहते हैं। जो हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है उसको सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं। और इसका मुख्य कार्य किसी प्रोसेस को रेडी क्यू से उठाकर सीपीयू को आवंटित करना। मतलब जो हमारा रेडी क्यू में रहता है, जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए तैयार रहता है उसको क्या करेगा, ये उस क्यू से उठाएगा और सीपीयू जो हमारा प्रोसेसर रहेगा उस तक पहुंचाएगा और उसको दे देगा। मतलब ये रन कर गया, अब इसको रन करने के लिए दे दिया, रेडी क्यू से रन करने के लिए दे दिया जाता है। तो वह सारी प्रोसेस जो एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है उन्हें सीपीयू तक पहुंचाने का काम जो होता है वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम होता है। जैसे ये कोई रेडी क्यू है, इसमें जो भी प्रोसेस है और ये सीपीयू है, तो रेडी क्यू से लेकर सीपीयू तक स्थानांतरित करता है। मतलब इन प्रोसेस को अब एग्जीक्यूट किया जाए, रेडी क्यू से निकालकर सीपीयू तक प्रोसेसर तक पहुंचाने का काम जो होता है वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है, किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने का काम। इसका फिगर बना दे रहे हैं, उसको देख लीजिए और समझा दे रहे हैं उसको। इसका फिगर देख लीजिए, जो शेड्यूलर है हमारा, इसका क्या क्या वर्क होता है, कैसे कैसे। तो जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर अभी बताया, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो होता है इसका काम क्या होता है, ये हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है। इसका काम क्या होता है कि जो भी हमारे जॉब क्यू में रहेंगे प्रोसेस, उनको जॉब क्यू से उठाकर क्या करता है, रेडी क्यू में लाता है। ये होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम। एक बार समझ लीजिए अच्छे से, फिर नोट्स से पढ़ लीजिएगा। तो जो जॉब क्यू से उठाकर रेडी क्यू में लाने का काम होता है वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम होता है। जितने भी शेड्यूलर हैं उनको हम डॉट डॉट से, एक बार इसको देख लीजिए, उनको हम कलर कर दे रहे हैं जितने शेड्यूलर हैं, ताकि समझने में इजी हो। ये सारे शेड्यूलर हैं, इनके वर्क हम बता दे रहे हैं। अभी 3 शेड्यूलर हैं। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस जॉब क्यू से रेडी क्यू में पहुंचाना। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है, जो रेडी क्यू में हमारा प्रोसेस है, मतलब एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है, उसको क्या करता है, सीपीयू को देता है। जो हमारा सीपीयू है, प्रोसेसर है, रेडी क्यू से सीपीयू तक पहुंचाने का काम जो होता है वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम होता है। फिर उसके बाद जो मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है,
कि कोई हाफ एग्जीक्यूटेड प्रोसेस रहता है, मतलब कोई प्रोसेस ऐसा रहता है जो अभी पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो उसको क्या करता है वो रेडी क्यू में भेजता है। फिर अगर सीपीयू हमारे उस कोई प्रोसेसर आधा रन किया हुआ है, आधा उसको मतलब 10 मिनट अगर रन करना है, 5 मिनट तक रन किया, फिर उसे किसी डिवाइस की ज़रूरत पड़ गई और वो डिवाइस फ्री नहीं है, तो वो उसको क्या कर देगा, स्वैप आउट कर देगा, मतलब अभी बाहर भेज देगा कि थोड़ी देर बाद ये एग्जीक्यूट होगा। तो जब बाहर भेज देगा तो वो वेट करेगा, हाफ एग्जीक्यूटेड मतलब अर्ध क्रियान्वित प्रोसेस जो रहता है, तो वेट करेगा। फिर उसके बाद उसको स्वैप इन कौन कराएगा, मतलब फिर से रेडी स्टेट में रेडी क्यू में कौन भेजेगा, वो मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है, रेडी क्यू में भेजेगा। फिर से वो रेडी क्यू से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, सीपीयू तक लाता है, मतलब उसको एग्जीक्यूट कराता है। बाकी अगर किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए वेट करता है तो यहाँ वेटिंग क्यू में रहेगा, वो इनपुट आउटपुट डिवाइस का वेट करेगा। फिर अगर उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस मिल जाती है तो ये एग्जीक्यूट करेगा, आगे रन करेगा। अगर नहीं मिलती है तो फिर वो वेट करता रहेगा। ठीक, ये होता है शेड्यूलर, और ये शेड्यूलर का काम होता है टोटल। ठीक, जिसको भी नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, आगे फिर से हम दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विच। इसका नोट्स शेयर कर देंगे, अगर आप लोग को लगेगा ज़रूरत कि अब बोलते वक्त लिखाते भी रहें तो बोल दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम लिखते भी चलेंगे। वैसे बोल रहे हैं, वीडियो आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं, जितना नोट्स बोल रहे हैं बताया जा रहा है। ठीक, अब देखते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है। तो जब कोई भी प्रोसेस अपने क्रियान्वयन से होती है, मतलब एग्जीक्यूशन से होती है, उसी समय किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आती है, तब क्रियान्वयन हो रही प्रोसेस को रोक देते हैं एवं जिस प्रोसेस की रिक्वेस्ट आती है उसे लोड कर दिया जाता है, और पहले वाले प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को सेव कर दिया जाता है। रिक्वेस्ट के पूर्ण होने के उक्त प्रोसेस को रीस्टोर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा 2 प्रोसेस है, ए है और बी है, ध्यान से समझिएगा। तो हम ए को अभी एग्जीक्यूट करा रहे हैं, रन करा रहे हैं, लेकिन ए पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तब तक क्या होता है, किसी अदर प्रोसेस से किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए एक रिक्वेस्ट आती है। इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट आएगी तो क्या करेगा, क्रियान्वयन हो रही, जो ये एग्जीक्यूट हो रही प्रोसेस है, क्रियान्वयन हो रही प्रोसेस को रोक देंगे, हम इसको स्टॉप कर देंगे, इसको रोक देंगे। और जिस प्रोसेस की रिक्वेस्ट आती है, मान लीजिए बी की रिक्वेस्ट आ रही है, तो बी को हम एग्जीक्यूट करा देंगे, और ये जहाँ तक हुआ हमारे 100% इसको होना है, तो 50% हुआ तो 50 पे इसको रोक देंगे, और रोकने के बाद हम बी को शुरू कर देंगे एग्जीक्यूट होने के लिए। बी लोड होगा, एग्जीक्यूट होगा, और इसको यहीं पर हम कॉन्टेक्स्ट स्विच में इतना तक सेव करके रखे रहेंगे। और जब इसका कार्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, मतलब जिस भी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट किया, डिवाइस की रिक्वेस्ट किया है, वो उसका रिक्वेस्ट पूरा हो जाएगा, तो फिर इसको हम जो ए है हमारा, इसको यहीं से रिस्टोर करेंगे 50% से। मतलब ये है कि कोई प्रोसेस पहले से एग्जीक्यूट हो रहा है और दूसरे प्रोसेस की कोई रिक्वेस्ट आ गई इनपुट आउटपुट डिवाइस की, तो इसको यहीं पर रोक देंगे और इसको एग्जीक्यूट कराएंगे दूसरे प्रोसेस को। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसकी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी, तब जहाँ पर हम इसको छोड़े रहेंगे वहीं सेव किए रहेंगे कॉन्टेक्स्ट स्विच में, फिर वहीं से इसको रीस्टोर करेंगे, मतलब फिर से रन कराएंगे। ये होता है हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विच। लिखना हो डेफिनेशन तो लिख सकते हैं, बोल दे रहे हैं। जब कोई प्रोसेस अपने क्रियान्वयन से होती है, उसी समय किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आती है, तब क्रियान्वयन हो रही प्रोसेस को रोक देते हैं एवं जिस प्रोसेस की रिक्वेस्ट आती है उसे लोड कर दिया जाता है। पहले वाली प्रोसेस के
कॉन्टेक्स्ट को सेव कर दिया जाता है, रिक्वेस्ट के पूर्ण होने पर उस प्रोसेस को रिस्टोर करते हैं। ठीक, अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है कॉन्करेंट प्रोसेस। कॉन्करेंट प्रोसेस जिसको हिंदी में कहते हैं समवर्ती। समवर्ती प्रोसेस, ये देखेंगे कॉन्टेक्स्ट प्रोसेस, समवर्ती कॉन्करेंट प्रोसेस क्या होता है। तो जब प्रोसेस क्रियान्वयन के लिए मेमोरी में आती है, ऐसी एक साथ आने वाली, ठीक है, जब कोई भी प्रोसेस, कई सारे प्रोसेस एक साथ आने वाली प्रोसेस को कॉन्करेंट प्रोसेस कहते हैं। एक साथ 10 प्रोसेस आ रही हैं, 15 प्रोसेस आ रहे हैं, मतलब कॉन्करेंट का मतलब समवर्ती, एक दूसरे के साथ साथ चलना। ठीक है, जब कई सारे प्रोसेस एक साथ आती हैं मेमोरी में एग्जीक्यूट होने के लिए, तो ऐसी एक साथ आने वाली प्रोसेस को हम कॉन्करेंट प्रोसेस कहते हैं। और ये दो तरह के होते हैं कॉन्करेंट प्रोसेस। पहला होता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस, और दूसरा होता है कोऑपरेटिंग प्रोसेस। ठीक, अब पहले तो ये समझ लिए समवर्ती प्रोसेस क्या होता है कि मतलब एक साथ कई सारे प्रोसेस जब आते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए मेमोरी में, तो उसको हम समवर्ती या कॉन्करेंट प्रोसेस कहते हैं। और ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस, दूसरा होता है कोऑपरेटिंग प्रोसेस। अब इंडिपेंडेंट क्या होता है, कोऑपरेटिंग क्या होता है, ये देख लेते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इंडिपेंडेंट प्रोसेस, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, वो किसी पर डिपेंड ना रहे। तो इसका डेफिनेशन जो होगा वो होगा कि इंडिपेंडेंट प्रोसेस वह प्रोसेस होती है जो अपने एग्जीक्यूशन के समय अपने जैसी अन्य इंडिपेंडेंट प्रोसेस के साथ डेटा शेयर नहीं करती है। यह प्रोसेस आपस में रिसोर्स पाने के लिए एक दूसरे को होड़ लगाते हैं ताकि एक समय में अपना कार्य पूरा कर सकें। जैसे कि कोई प्रोसेस है 1 2 3 4, ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस कब होंगे कि जब भी ये एग्जीक्यूट हो रही हों, अपने एग्जीक्यूशन के समय अपने जैसी अन्य जो इंडिपेंडेंट प्रोसेस हैं उनके साथ, मान लीजिए जैसे पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, ये सारे रन कर रहे हैं, तो आपस में कोई भी डेटा जो रहे वो शेयर ना करें। कोई भी डेटा ये लोग आपस में शेयर नहीं करते हैं। और यह प्रोसेस आपस में रिसोर्स पाने के लिए, मतलब इनपुट आउटपुट अब एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हो सकता है इसको भी प्रिंटर की ज़रूरत हो एट ए टाइम, इसको भी ज़रूरत हो, इसको भी और इसको भी। तो इसके लिए क्या होता है, अगर एक साथ किसी भी रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है तो ये आपस में होड़ लगा रहते हैं, मतलब पहले हमें रिसोर्स मिल जाए और पहले हम काम पूरा कर लें। और एक चीज़ और इसमें होता है कि इंडिपेंडेंट प्रोसेस जो होता है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, मतलब ये प्रोसेस जो होता है वो किसी प्रोसेस के द्वारा अफेक्ट नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ना किसी प्रोसेस पर ये प्रभाव डालते हैं। ये होता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस। और दूसरा जो हमारा है वो है कोऑपरेटिंग प्रोसेस। इसको देख लेते हैं, कोऑपरेटिंग प्रोसेस क्या होता है। ठीक, कोऑपरेटिंग प्रोसेस क्या होता है, आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं, मतलब जो भी डेटा रहेगा, जो भी कुछ शेयर करना रहेगा, ये आपस में शेयर एक दूसरे से कर सकते हैं, करते हैं, आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। जो भी डेटा और सूचना होता है, डेटा इन्फॉर्मेशन, ये दोनों आपस में, ये सब जितने भी प्रोसेस रहेंगे सब शेयर करेंगे। कोऑपरेटिंग में होता है ना कि एक दूसरे का कोऑपरेट करना, तो ऐसे ही इसमें प्रोसेस एक दूसरे का कोऑपरेट करते हैं, मतलब डेटा और इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। कोऑपरेटिंग प्रोसेस को क्रियाशील बनाने के लिए जिस तकनीक का प्रयोग करते हैं उसको हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसको हम क्या करते हैं,
क्रियाशील बनाने के लिए उपयोग करते हैं। जिस टेक्निक का इसमें यूज करते हैं उसको आईपीसी कहते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या होता है, कोऑपरेटिंग प्रोसेस में कोई भी प्रोसेस एक दूसरे प्रोसेस से अफेक्टेड हो सकता है या फिर किसी और प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है। जैसे जब डेटा और इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो एक प्रोसेस का दूसरे प्रोसेस पर प्रभाव जरूर पड़ेगा या फिर दूसरे प्रोसेस का पहले प्रोसेस पर प्रभाव पड़े। ये होता है कोऑपरेटिंग प्रोसेस। अगला देखते हैं, जिस टेक्निक का इसमें यूज करते हैं उसको हम कहते हैं आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ये अगला टॉपिक है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इसी को यूज कर क्रियाशील बनाने के लिए इसी टेक्निक का हम यूज करते हैं, जो कोऑपरेटिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। अब ये होता क्या है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन? जब कोई कोऑपरेटिंग प्रोसेस आपस में डेटा एवं इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करते हैं तब ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सूचनाओं एवं डेटा के आदान प्रदान के लिए दो कम्युनिकेशन मॉडल प्रदान करता है। जैसे इसमें अभी हम लोगों ने क्या समझा कोऑपरेटिंग प्रोसेस में कि 1 2 3 4 कोई भी प्रोसेस है तो इसमें एक दूसरे से ये डेटा और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, किसी से भी एक दूसरे को डेटा वो शेयर कर सकते हैं और ले सकते हैं, दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कोऑपरेटिंग प्रोसेस में जो भी डेटा और इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है किसी दो प्रोसेस के मध्य, तो उसके लिए ये दो कम्युनिकेशन मॉडल प्रदान किया आईपीसी ने, जिसको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके लिए दो मॉडल हैं। पहला है शेयर्ड मैसेज, दो मॉडल है, पहला है शेयर्ड मैसेज, दूसरा है मैसेज पासिंग। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन ने दो मॉडल दिए हैं कि डेटा और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए कोऑपरेटिंग कम्युनिकेशन में, कोऑपरेटिंग प्रोसेस में। ठीक, ये दो मॉडल कौन कौन से हैं? एक शेयर्ड मैसेज है और दूसरा मैसेज पासिंग है। तो मैसेज पासिंग में क्या होता है और शेयर्ड मैसेज में क्या होता है ये देख लेते हैं। पहला शेयर्ड मैसेज, शेयर्ड मैसेज पहले देखते हैं। तो शेयर्ड मैसेज के अंतर्गत प्रोसेस को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक शेयर्ड मेमोरी सेगमेंट बनाते हैं। इसमें जैसे दो प्रोसेस है, मान लीजिए ए और बी हैं, ए और बी आपस में इन दोनों को कम्युनिकेट करना है, कोई भी डेटा शेयर करना है, चाहे ए सेंड कर रहा हो बी को या बी सेंड कर रहा हो ए को। तो इन दोनों को कम्युनिकेट कराने के लिए एक शेयर्ड एरिया बनाते हैं, शेयर्ड मेमोरी बनाते हैं, जिसे हम शेयर्ड एरिया भी कहते हैं। और उसी शेयर्ड एरिया में प्रोसेस द्वारा डेटा को पढ़ा और लिखा जाता है। जैसे ये होता है हमारा, इसका डायग्राम देख लीजिए, कर्नल, फिर प्रोसेस 1, शेयर्ड मैसेज, प्रोसेस 2। इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर मान लीजिए प्रोसेस 1 चाहता है कि प्रोसेस 2 से कोई मैसेज शेयर करे, तो वो कहाँ, इस एरिया में वो मैसेज शेयर कर देगा। फिर प्रोसेस 2 क्या करेगा, इस एरिया से वो मैसेज ले लेगा, वो डेटा या इन्फॉर्मेशन ले लेगा। तो इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी डेटा या फिर कोई मैसेज जो होता है शेयर करने के लिए, उसको हम एक शेयर्ड एरिया में शेयर करते हैं। एक जो जगह बनी होती है जिसको हम शेयर्ड सेगमेंट भी कहते हैं। यहाँ पर मैसेज हमारा शेयर होगा, यहाँ फिर दोनों कम्युनिकेट कराएंगे, जो दोनों प्रोसेस रहेंगे, ए और बी प्रोसेस।
ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। शेयर्ड मेमोरी के अंतर्गत प्रोसेस को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक शेयर्ड मेमोरी सेगमेंट बनाते हैं, एक शेयर्ड मेमोरी सेगमेंट बनाते हैं। दोनों को आपस में प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 को कम्युनिकेट कराना है तो एक शेयर्ड मेमोरी सेगमेंट बनाएंगे और दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे और उसी शेयर्ड एरिया में मैसेज को, जो मैसेज रहेगा हमारा डेटा रहेगा, पढ़ा या लिखा जा सकता है। यहाँ से ये डेटा को लिखेगा, फिर ये पढ़ेगा, फिर ये लिखेगा, ये पढ़ेगा, मतलब इसी के थ्रू। ठीक, अब दूसरा जो होता है मैसेज पासिंग, वो देखते हैं। दूसरा होता है मैसेज पासिंग। अब मैसेज पासिंग सिस्टम में क्या वर्क होता है, कैसे किया जाता है? इसमें क्या होता है कि मैसेज पासिंग सिस्टम के अंतर्गत सेंड और रिसीव दो सिस्टम कॉल का प्रयोग करते हैं। एक सेंड सिस्टम कॉल होता है और एक रिसीव सिस्टम कॉल होता है, दोनों का प्रयोग किया जाता है। सेंडर जो होता है, मान लीजिए सेंडर P1 है तो कोई भी मैसेज ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजती है और ऑपरेटिंग सिस्टम उस मैसेज को अपने बफर एरिया में सुरक्षित रखता है। और जब किसी रिसीवर, जो मान लीजिए रिसीवर कौन सा, प्रोसेस 2 रहेगा, तो उससे सिस्टम कॉल, रिसीव की सिस्टम कॉल आती है, तब OS उस मैसेज को प्रोसेस P2 को प्रदान करता है। इसका फिगर देख लेते हैं। कर्नल हो गया, ये प्रोसेस P1, प्रोसेस P2। सेंड मैसेज, ये रिसीव मैसेज। अभी आप लोगों ने देखा इसमें क्या होता है, एक सेंड और एक रिसीव कॉल होता है। सेंड और रिसीव दो सिस्टम कॉल होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सेंडर होगा, हमारा प्रोसेस P1 मान लीजिए कोई डेटा सेंड करना चाह रहा है P2 के पास, तो ये सेंड सिस्टम कॉल के थ्रू ये सेंड कर देगा किसके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, अपने बफर एरिया में उसको ये सुरक्षित रखा रहेगा। जब किसी दूसरे प्रोसेस, जो P2 है वो रिसीवर है हमारा, रिसीव करेगा, इससे कोई रिसीव का कोई मैसेज आता है, सिस्टम कॉल आती है, रिसीव करना रहेगा तो ये वाला सिस्टम कॉल वो भेजेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। तो जब रिसीव का सिस्टम कॉल उसके पास आएगा तब ऑपरेटिंग सिस्टम इस मैसेज को प्रोसेस P2 को प्रदान कर देगा। जैसे ही ये वाली मैसेज इसके पास आएगी तो ये क्या करेगा, जो मैसेज उसके पास आया रहेगा P1 से, ये P2 को दे देगा। ये होता है हमारा मैसेज पासिंग टेक्निक। ठीक, इसमें दो चीज़ हम लोग देख लिए, एक शेयर्ड मैसेज और मैसेज पासिंग में। इसमें एक शेयर्ड एरिया रहता है जहाँ पर ये मैसेज करेगा, ये पढ़ेगा, लिखेगा, दोनों उसी एरिया से पढ़ लिख सकते हैं। और इसमें क्या होता है, जो भी सेंडर रहेगा वो मैसेज सेंड कर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, वो सेव किया रहेगा। फिर जब प्रोसेसर, जिसको हमें प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब मैसेज की, तो वो इसके पास एक रिसीव सिस्टम कॉल भेजेगा, फिर वो इसको वो मैसेज दे देगा। ठीक, बाकी के जो टॉपिक हैं वो अगले लेक्चर में कवर किए जाएंगे। अब इसमें किसी को प्रॉब्लम होगा तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।